हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कीमोफिलस लॉरिका। कैसे हो सब लोग? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होगे। और अगर जो लोग नहीं बढ़िया हैं वो काश भगवान करे बढ़िया हो जाएं, अच्छा रहें। क्योंकि दुआ सबके लिए यही करनी चाहिए कि सब लोग अपने अपने घरों में मस्त रहें, बिंदास जिएं ज़िंदगी, है ना। और ज़िंदगी पे याद आया, बिंदास ज़िंदगी से याद आया कई बार कि देखो, बिंदास ज़िंदगी तो चलो छोड़ो, बाद में बताऊंगी। उसके पहले दिमाग में बोलते बोलते ये आ गया, कई बार हम कितनी जल्दबाजी में होते हैं जब आपका शेड्यूल ऐसा ऐसा हो ना कि एक के बाद एक काम। आप इतनी जल्दबाजी में कई बार काम करते हो ना कि स्लिप ऑफ टंग होता है। मेरा तो मैक्सिमम केसेस में तभी होता है, और मुझे लगता है आप लोगों का भी ऐसा होता होगा। आज मैं लेके जो आई हूँ टॉपिक वो है नेक्स्ट हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हेजनबर्ग नाम देखो भारी भरकम, हमारे हिंदुस्तानियों में नाम होता है सिंघानिया, है ना, ऐसे पठानिया, ऐसे बड़े बड़े से नाम होते हैं, सरनेम भारी भरकम वाले। सूर्य सिंह राजपूत, ऐसे बड़े, है ना, लंबे लंबे। अंग्रेजों में नाम ही बड़े अजीब होते हैं, हेजनबर्ग। अच्छा, नाम भी हम उसको बुलाएंगे तो समझ नहीं आता, सोफिस्टिकेटेड वे में बुलाएं या कैसे बुलाएं। खैर, नाम है भाई, इज्जत करनी चाहिए नाम का। एंड वो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दे के गए हैं, तो अनसर्टेनिटी प्रोबेबिलिटी के बारे में बता के गए हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या चीज़ होती है ना। वो अलग बात है कि इलेक्ट्रॉन के केस में बता के गए हैं, बट अनसर्टेनिटी और प्रोबेबिलिटी हमारे देश में इंसानों को लेके भी बहुत ज़्यादा है। कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए, है ना। एवरीथिंग इज, पता नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि फिक्स होता है, प्री प्लान्ड होता है। कुछ लोग कहते हैं नथिंग इज प्री प्लान्ड। प्रोबेबिलिटी है हर चीज़ की, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है कि तुम लोग ये वीडियो देखो, कुछ भी हो सकता है तुम लोग ये वीडियो ना देखो। ऐसा भी हो सकता है तुम लोग ये वीडियो देखो और ऐसे शेयर करो, और कब यू नो विश तो कर सकती हूँ ना मैं कि टारगेट हिट कर जाए। और टारगेट हिट का मतलब ये है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुँच सके, कि हाँ ऐसे भी कोई मैडम पढ़ाती हैं। और घर बैठे वो बच्चे जिनकी मैं सच में चाहती हूँ कि जिन तक ये वीडियो पहुँचे, काश उन तक कभी तो पहुँचे। पहुँचाने वाले भी आप ही हैं, जो लोग पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, रेगुलर के व्यूअर्स हैं। क्योंकि देखो यार, आप लोग शेयर करोगे आगे, जितना ज़्यादा आप लोग वीडियो को लाइक करते हो, शेयर करते हो, उससे क्या होता है, यूट्यूब खुद रिकमेंड करने लगता है, राइट। सो बेटर होगा अगर क्यों ना किसी तरह से भला कर दें, सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर दें। और अगर कहीं वीडियो उन लोगों तक डेफिनेटली पहुंच गई जो जैसे तैसे घर में बैठ के मतलब पढ़ना उनको अलाउड है, बट घर से बाहर जाके पढ़ना अलाउड नहीं है ना। बहुत से लोग ऐसे भी हैं, बहुत से लोग ऐसे जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए भी। तो उम्मीद करती हूँ उन तक ये वीडियो कभी ना कभी ज़रूर पहुँचेगी। और इन शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। ज्ञान का जो, क्या कहती हूँ मैं, पिटारा जो मैंने खोला हुआ था उसको बंद करते हैं। दूसरा ज्ञान जो हमें रोज़ पढ़ना होता है उसको खोलते हैं, ठीक है। अच्छा जी, बाकी बहुत बकवास कर ली मैंने। इसके बाद मेरा फिर से एक अगला एक शूट है, एंड शूट के बाद क्लास है एक, तो लगातार काम ही काम है। सो बेहतर होगा कि हम डायरेक्टली क्वेश्चंस करें, न्यूमेरिकल्स करें, जो मैंने आपको लास्ट टाइम दिया था। और आप उसके बाद हम अपना टॉपिक करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, तो पहला क्वेश्चन था हमारा, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, हमें पता है। ना भी दिया हो तो खुद से याद होना चाहिए, ज़रूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में गिवन होगा। इफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इज दिस मच, कैलकुलेट इट्स लैम्डा। कैलकुलेट भी मैंने सब कुछ पहले कर रखा है, जस्ट ये है कि आपको यहाँ करके दिखाऊंगी। एक्चुअली पहले इसलिए कर रखा है क्योंकि कैलकुलेशन में भी टाइम जाएगा, ऐसा हो सकता है, राइट। अच्छा जी, तो काइनेटिक एनर्जी दी हुई है हाफ mv², ठीक है जी। हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी में आपको निकालना है लैम्डा, और मास दिया हुआ है ऑलरेडी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से v की वैल्यू निकाल सकते हैं। v² अगर हम करें तो क्या करेंगे, 2ke डिवाइड बाय m, इसका अंडर रूट लिख दिया यार, साथ में ही कर दिया। चलो, v² एक्चुअली हम करेंगे तो 2ke अपॉन m होगा। फिर स्क्वायर को अगर हम इस साइड लेके जाएंगे तो जाहिर सी बात है स्क्वायर रूट लेंगे, है ना, ओवरऑल। स्क्वायर रूट लेने के बाद जो आपको करना है वो, हाँ, ये v की वैल्यू हमें पुट करनी है हमारे जो नॉर्मल फार्मूला है उसमें, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन एम वी। h अपॉन m, v नीचे था तो हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करके आपका क्या आ जाएगा, 2ke नीचे, m ऊपर, है ना। इसका अगर आप स्क्वायर रूट हटाओ या इन जनरल, तो आप इसको क्या कह सकते हो, जब इसको आप ओपन अप करोगे m² आ जाएगा ना, m² से m कट जाएगा, ऊपर h वो रह जाएगा, ठीक है। तो नीचे क्या रह जाएगा, h अपॉन, या फिर ये m अंदर ले आओ, 2m काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। h मैंने ऐसा उतार लिया, m 2ke तो था ही, m² हम अगर इसको अंदर लेके आएंगे तो क्या होगा, m² ही होगा ना, वही बात होगी। तो वो एक m से m कटा, नीचे एक एक्स्ट्रा m रह गया, बस ये फॉर्मूला आपका फाइनली निकल गया जहाँ से लैम्डा निकल रहा है। अब क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। h की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 यूनिट सबको याद होनी चाहिए, अपने आप याद होनी चाहिए। 2 इंटू मास की
वैल्यू है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की दिस मच, काइनेटिक एनर्जी दी हुई थी 3 × 10⁻⁻25। तो बेसिकली कैलकुलेशन तो आप लोग कर ही लोगे, करना क्या था, ये निकालना था। काइनेटिक एनर्जी दी थी तो सबसे पहले फॉर्मूला याद रखो, हाफ mv², वहां से v की वैल्यू निकाली, v की वैल्यू पुट की हमने कहाँ पे, डी ब्रॉगली रिलेशन में, एंड दैट्स इट। कैलकुलेट करके जो आपका फाइनल आंसर आ जाता है दैट इज 8967, और ये आया जी। अब इसको आप एंगस्ट्रम में कन्वर्ट करो या नैनोमीटर में कन्वर्ट कर लो, लैम्डा है तो इसलिए हम नैनोमीटर में यूजुअली कर लेते हैं, तो ज़्यादा सही रहेगा। हो गया। अगला क्वेश्चन, 2 पार्टिकल्स ए एंड बी आर इन मोशन, ठीक है जी, ए और बी 2 पार्टिकल्स हैं, झूम रहे हैं मजे में। इफ द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद पार्टिकल ए इज दिस मच, लैम्डा बी के लिए आपने निकालना है और दोनों का मोमेंटम का रिलेशन दिया हुआ है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, H/mv की जगह H/v, ये बेसिक रिलेशन है। ऐसे ही मैंने ए के लिए लिख लिया, ऐसे ही मैंने बी के लिए लिख लिया। उससे क्या होगा, H तो देखो आपका कॉमन है, अब मैं क्या कर सकती हूँ, उसकी रेशियो ले सकती हूँ, लैम्डा ए बाय लैम्डा बी। इधर क्या हो जाएगा, मोमेंटम अपोजिट हो जाएगा, राइट। अब देखो यहाँ क्या रिलेशन दिया हुआ है, लैम्डा ऑफ बी इफ इट्स मोमेंटम इज हाफ ऑफ ए। तो यानी कि गिवन क्या है, मोमेंटम ऑफ बी दिया हुआ है इफ इट्स मोमेंटम इज हाफ ऑफ ए, ठीक है। बस तो यहाँ वैल्यू पुट करो, और क्या करना है, कुछ नहीं करना। हाफ ऑफ ए, यहाँ ये ऑलरेडी था तो ये कैंसिल हो जाएगा। लैम्डा निकालना किसका था, लैम्डा बी निकालना था, तो यहाँ आपका देखो रिलेशन आ गया, हाफ तो इस साइड रह ही गया है ना, हाफ जो यहाँ से आया, लैम्डा बी मैं इस साइड ले जाती हूँ, तो यानी लैम्डा बी क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ लैम्डा ए। ट्वाइस ऑफ लैम्डा ए कितना दे रखा था, 5 × 10⁻⁻8, 10 × 10⁻⁻8, आंसर आ गया 10⁻⁻7 मीटर, दैट इज द आंसर। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था ना, बट ऐसा क्वेश्चन ना एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, एग्जाम में मतलब कि एमसीक्यू वाले में, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं थी ज़्यादा, तो एमसीक्यूज में इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल जो हमारे पास है वो है क्या, when would the d Broglie lambda of a moving electron become equal to that of moving proton, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कब बराबर हो जाएंगे कुछ ऐसा टाइप का। अच्छा जी, चलो लैम्डा हम किसके लिए पहले लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन। वैसे जैसा पिछला क्वेश्चन नहीं था ए और बी पार्टिकल वाला, वैसा इसमें हम करेंगे कि ए और बी पार्टिकल हमने की जगह हम क्या कर देंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कर देंगे। इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने कर दिया, निकालना क्या था यार, डी ब्रॉगली लैम्डा ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन बिकम इक्वल टू दैट ऑफ मूविंग प्रोटॉन, हाँ एम की फॉर्म में लिखो। एक्चुअली मैं ये चेक कर रही थी कि ऐसा तो नहीं कहीं मोमेंटम लेना पड़े, H/mv MP VP MP VP है ना, प्रोटॉन, यस। क्या कहा इसने, कब डी ब्रॉगली वेवलेंथ किसी मूविंग इलेक्ट्रॉन की इक्वल होगी टू दैट ऑफ मूविंग प्रोटॉन, यानी लैम्डा ई लैम्डा पी इक्वल होगा, तो हम क्या बोलेंगे, ये H से H कट जाएगा, सिंपली क्या आ जाएगा, MEVE इज इक्वल टू MPVP, ब्रैकेट में आप लिखोगे एज लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा पी। यार ये जो मैं शॉर्ट में क्वेश्चन करती हूँ ना, आप लोगों ने एग्जाम में ध्यान रखना है कि ये जो साइड में चीज़ें लिखनी होती है ना, देयरफॉर, इक्वल टू, रीजन क्या है, वो सब चीज़ें लिखा करो। मैं तो आपको जस्ट सॉल्व करके दिखाती हूँ, और इतने इस लेवल पे आके हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा कैसे प्रेजेंट करना है आंसर वो अब तक सीख गया होगा, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार ऐसे बच्चे आके कहते हैं मैडम हमारे नंबर नहीं आए। आंसर बहुत लोगों को पता होता है, बट हाउ टू रिप्रेजेंट दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेजेंटेबल होना चाहिए, है ना। आप क्वेश्चन अगर लिख रहे हो उसमें आपके पॉइंट्स बन सकते हैं, कंक्लूजन लिखना है, तो वो सब चीज़ें बहुत सोच समझ के लिखा करो। एंड ये स्ट्रेटजी सब्जेक्टिव पेपर के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए तो ठीक है भाई, जो आता है अपना उसमें आपने सीधे OMR शीट में या आपका सपोज करो, अब तो OMR शीट रही भी नहीं, मैक्सिमम पेपर ऑनलाइन हो गए हैं, तो आपको ऑप्शंस जस्ट पिक करने हैं, वहाँ आपकी नॉलेज दूसरी तरह की है। सब्जेक्टिव पेपर में आपकी नॉलेज के साथ साथ आपको रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, आंसर लिखना आना चाहिए, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि राम कहानी लिखी और ऐसा भी नहीं है कि लिखा ही कुछ नहीं, तो उसका बैलेंस होना ज़रूरी है। ओके, हमने ये इक्वल पुट कर दिया। उसके बाद जो हमें चाहिए, निकालना क्या है भाई, निकालना है हमें अच्छा देखो यहाँ पे कुछ नहीं कह रखा, व्हेन वुड द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ मूविंग इलेक्ट्रॉन बिकम इक्वल टू दैट ऑफ मूविंग प्रोटॉन, कब इक्वल होगा ये कहा हुआ है। मास तो आप चेंज कर नहीं सकते, वेलोसिटी चेंज कर सकते हो ना, तो यहाँ पे हमने करना क्या है, वेलोसिटी का ही रेशियो ले लेनी है। VE/VP कर दिया तो मैंने MP/ME किया, अब बस वैल्यू पुट करो। MP क्या होता है, मास ऑफ प्रोटॉन, ये याद रखना है, ये मैंने जानबूझ के क्वेश्चन में नहीं दिया था। 1.6725 पूरा आगे तक होता है, तो आप इसमें सिंपली अगर 1.67 10⁻⁻27 kg भी लोगे तो चलेगा। 9.1 × 10⁻31 kg,
ये जब आपने कैलकुलेट किया तो आ गया 1836 अप्रॉक्स, है ना। हाँ, मैंने पहले भी कैलकुलेट किया था, 36 पॉइंट समथिंग, 36 के आसपास आप ले सकते हो। तो बेसिकली v इज इक्वल टू 1836 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन। ये रिलेशन हमारा इस क्वेश्चन में आ गया। क्वेश्चन में देखो कुछ क्लियर नहीं था कि क्या करना है, कैसे करना है, बट ऐसे करना था ये, ठीक है। ओके, अब हम पढ़ेंगे अपना आज का टॉपिक, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। शुरू करें। यार प्रिंसिपल से कभी किसी के साथ ऐसा हुआ है कि प्रिंसिपल की स्पेलिंग गलत लिख दियो? जहाँ हम ऐसा बहुत बार होता था पहले स्कूल टाइम में, तो बच्चे लीव लिखते थे, वहाँ जो प्रिंसिपल लिखना चाहिए वहाँ प्रिंसिपल की स्पेलिंग कुछ और, यहाँ प्रिंसिपल की इस तरह की जगह जो प्रिंसिपल लिखना चाहिए उसकी प्रिंसिपल की स्पेलिंग कुछ और। प्रिंसिपल की स्पेलिंग बहुत बच्चों की गलत होती है, जहाँ PAL लिखना है वहाँ PLE लिख दिया, जहाँ PLE लिखना है वहाँ PAL। तो कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती रहती हैं। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है? नाम से पता चल रहा है अनसर्टेनिटी है, यानी चीज़ें फिक्स नहीं है, ठीक है। क्या फिक्स नहीं है भाई? वो ये कहता है प्रिंसिपल कि दिस इज कंप्लीटली इम्पॉसिबल कि आप एक ही टाइम में कोई छोटा पार्टिकल है, एक ही टाइम में उसके लिए आप पोजीशन और उसकी मोमेंटम दोनों चीज़ कैलकुलेट कर सको कंप्लीटली विद कंप्लीट एक्यूरेसी। क्या ऐसा पॉसिबल है? तो ये प्रिंसिपल कहता है कि नहीं, इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली द पोजीशन और मोमेंटम, दोनों चीजें उस छोटे से पार्टिकल की विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी, कि उसमें कोई गलती ही ना हो, कोई कमी ही ना हो, ठीक है। तो ये इसके अकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं है। अब देखो मैं एक्सप्लेन करती हूँ कैसे पॉसिबल नहीं है। अगर आप सपोज करो आप अटेम्प्ट करोगे बिना दोनों में से किसी एक चीज़ को मेजर करने की, दूसरे की वैल्यू बिगड़ जाएगी, या तो ज़्यादा आएगी या कम आएगी, या आप मेजर करने लायक ही नहीं होगी। कैसे हम प्रूव करेंगे? एक ज़रा डायग्राम देखो पहले, यहाँ ये देखो, ये आपका इलेक्ट्रॉन था, ये लाइट अपने इसके ऊपर इंसिडेंट करवाई, इंसिडेंट लाइट आई और माइक्रोस्कोप से आप उसको चेक कर रहे हो, रिफ्लेक्टेड फोटोन है। तो पाथ इसका एक्चुअल में ऐसा होना चाहिए था, एक्सपेक्टेड पाथ ये था, ओरिजिनल पाथ जो इलेक्ट्रॉन का था। एक्चुअल में पाथ क्या आ गया? न्यू पाथ एंड वेलोसिटी हो गई, चेंज हो गया। भैया अब ऐसा क्यों हो गया? ठीक है, उसका रीजन से पहले मैं पहले आपका रिलेशन बता देती हूँ, फिर मैं जो रीजन बताऊंगी। रिलेशन देखो क्या है, डेल्टा एक्स डेल्टा पी। डेल्टा एक्स क्या है? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। डेल्टा पी क्या है? अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। दैट इज ग्रेटर दैन इक्वल टू h/4π। जब हम न्यूमेरिकल करते हैं वहां हम इक्वल टू लिख देते हैं, बट वैसे एक्चुअल में रिलेशन ग्रेटर दैन इक्वल टू है, ठीक। अब इसके अकॉर्डिंग एक और डेफिनेशन बन जाती है, प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज ऑलवेज कांस्टेंट। और वो किसके इक्वल होगा? इट इज इक्वल टू और ग्रेटर दैन h/4π, ठीक है। यहां से उसके बाद हम डेल्टा पी को हटा के m डेल्टा v भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है मोमेंटम इज इक्वल टू mv। तो m डेल्टा v, मास तो चेंज नहीं होगा लेकिन वेलोसिटी चेंज हो सकती है, इसलिए हमने इसको रिप्लेस करके भी नया जो फॉर्मूला है m डेल्टा v उसका भी यूज करना है जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। अब हम करेंगे रीजन कि ऐसा क्यों है कि हम दोनों को एक साथ कंप्लीट एक्यूरेसी के साथ अगर पता करना चाहें किसी छोटे पार्टिकल के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, तो क्यों नहीं कर पाते हैं, ठीक है। चलो अब देखते हैं। आज ना मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तो यार इसको जब देखना पड़ता है, सेट करना पड़ता है। तुम लोग सोचते हो कि मैडम इसमें क्या देखती रहती है? मैडम इसमें एक्चुअली ये देखती है कि कहीं ऐसा ना हो कि मतलब जो चीज़ मैं पढ़ा रही हूँ वहाँ कैमरे में आ भी रहा है, फोकस हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, बार बार चेक करना पड़ता है। क्योंकि उससे क्या होता है कि आपकी एडिटिंग, जब हम एडिटिंग करते हैं ना, बहुत बार ऐसा होता है आपने पूरा पढ़ा दिया और एक आधी चीज़ें यहाँ मिस हो गई, फिर बाद में सोचना पड़ता है अरे यार अब इसको कहाँ से एडजस्ट करो। सो इट्स बेटर कि जब आप पढ़ा रहे हो तभी ध्यान रखो। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ध्यान रखना भी होता है, एंड धीरे धीरे करके हैबिट हो जाती है कि आप इसको रेगुलरली चेक करते रहो, राइट। अच्छा जी, तो अगर मैं ये बता रही थी कि अगर आप सपोज करो अटेम्प्ट करते हो या कोशिश करते हो पोजीशन और मोमेंटम दोनों को साथ के साथ क्या कहते हैं कैलकुलेट करने के लिए किसी स्मॉल पार्टिकल के लिए, आपको क्या उसकी जरूरत पड़ेगी? लाइट की, ठीक है। लाइट से आप क्या करोगे? लाइट एक काइंड ऑफ एनर्जी ही है ना, तो लाइट जो फोटोन स्ट्राइक करेगा किसी छोटे पार्टिकल को, ठीक है, स्ट्राइक तो करेगा ही करेगा। देखो आपने उसकी पोजीशन देखनी है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है, लाइट तो उसके ऊपर फॉल कराओगे तभी देख पाओगे। लाइट जब आपने फॉल कराई, अगर मैं बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाऊं ना, लाइट जब आपने फॉल कराई तो जैसे ही लाइट उस पर पड़ी, छोटा सा पार्टिकल है भाई, कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई बुलडोजर है बहुत बड़ा, छोटा सा पार्टिकल है, उस पर थोड़ी सी भी लाइट अगर पड़ेगी तो बस बहुत मासूमियत के साथ बड़े आराम से वो हिल जाएगा, है ना। उसको ज़्यादा एनर्जी की जरूरत ही नहीं है, पार्टिकल का ज़्यादा वेट ही नहीं है। इस वजह से मैंने कहा था कि आप एक टाइम में पोजीशन उसकी देखना चाह रहे थे, लेकिन पोजीशन हो सकता है आप देख भी पाओगे, ठीक है, एक चीज। लेकिन जैसे ही लाइट ने स्ट्राइक किया, वो लाइट की एनर्जी उसको ट्रांसफर हुई और उसके अंदर क्या चेंजेस आ जाएंगे? वो एनर्जी उसको जब ट्रांसफर होगी तो वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से हिल जाएगा। तो आप एक तरह से देखा जाए तो मोमेंटम में भी चेंज आ गया उसके,
वेलोसिटी में कुछ ना कुछ तो चेंज आया ही ना, पोजीशन भी प्रॉपर शायद हो सकता है, एब्सोल्यूट एक्यूरेसी के साथ आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। तो यही इसी वजह से कहा जाता है कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि एक टाइम में आप दोनों काम कर सको, ठीक है। तो मतलब जैसे पॉसिबल ही नहीं है एक टाइम में कि मैं यहाँ भी पढ़ा रही हूँ लाइव, और अगर सपोज करो और कहीं और भी लाइव पढ़ा रही हूँ, ठीक है। खैर ऐसे यार अब तो हो सकता है, सपोज करो हम लाइव अगर स्ट्रीम दो एक जगह कनेक्ट कर दें तब तो पढ़ा देंगे। हाँ, ये पॉसिबल नहीं है कि मैं अभी यहाँ हूँ तो मैं अभी कहीं और भी हूँ, क्योंकि कोई मेरा क्लोन नहीं है, मैं अकेली हूँ। अच्छा जी, अटेम्प्ट जो हमने, ये मैंने सेम यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि फोटोन ऑफ लाइट जब इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, तो हम उसको माइक्रोस्कोप में चेक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे हिट करेगा, पोजीशन वेलोसिटी दोनों चीज चेंज हो जाएगी। एंड ऑप्टिक्स का एक रूल है, हाँ ये चीज मैं आपको एक्स्ट्रा बता दूं, ऑप्टिक्स का जो रूल है या प्रिंसिपल है, हम कह सकते हैं कि एक्यूरेसी जब आपकी किसी पोजीशन, किसी जगह के लिए किसी पार्टिकल की पोजीशन को आपको चेक करना है, उसके लिए आपको डिपेंड करेगा कि कैसी लैम्डा यूज करनी है। लैम्डा की कुछ अमाउंट ऑफ वैल्यू होनी चाहिए, तो जितनी आपकी लैम्डा की वैल्यू छोटी होगी उतनी ही ज्यादा एक्यूरेसी होगी, ठीक है। शॉर्टर द लैम्डा ग्रेटर द एक्यूरेसी, ये प्रिंसिपल है ऑप्टिक्स का। अब अगर लैम्डा शॉर्ट है, इसका मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी उसकी क्या है, ज्यादा, ठीक है। जैसे अब हो सकता है कोई बच्चा ये सोचे कि मैम हम लाइट जब फॉल करा रहे हैं, जरूरी नहीं है कि क्या पता उसकी एनर्जी ज्यादा हो ही ना, बट ये ऑप्टिक्स का रूल है कि आपका जो लैम्डा है वो स्मॉल होना चाहिए। लैम्डा स्मॉल तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा मतलब एनर्जी ज्यादा, एनर्जी ज्यादा मतलब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ट्रांसफर हुई, इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से हिल गया और आप उसका मोमेंटम जो चेंज हो गया है वो मेजर नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इतनी सी बात थी जिसमें कि हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अपनी जो बात है वो सामने रखना चाहते थे। इसके नाम पे उन्होंने ये प्रिंसिपल बना दिया जो हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं, और इसके और डी ब्रॉगली का कॉन्सेप्ट मिला के हमारा नया कॉन्सेप्ट आया क्वांटम मैकेनिक्स का, जिसपे हमारा प्रेजेंट का मॉडल है जो हम आज सब जगह पढ़ रहे हैं। क्वांटम मैकेनिक्स इज अ वेरी कहना चाहिए कि लेटेस्ट जो ब्रांच है जो सब जगह फैली हुई है, लोग रिसर्च एंड नॉलेज से बहुत कुछ करते हैं, ठीक है। ये तो यहाँ पे अभी जो आपको पढ़ाया जाएगा तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। क्वांटम मैकेनिक्स का मतलब क्यू भी नहीं है, क्यू का जो नीचे डंडा है वो भी नहीं है, ठीक है ना। तो क्वांटम मैकेनिक्स अपने आप में एक बहुत अच्छी खासी बड़ी फील्ड है और बहुत ढांसू फील्ड है, जिसको कहना चाहिए कि उसको पढ़ने के लिए अच्छी खासी नॉलेज इसलिए होनी चाहिए, नॉलेज और दिमाग दोनों, क्योंकि उसमें नॉन मेड के स्टूडेंट्स ज़्यादा एक्सेल कर पाते हैं क्योंकि इजीली थोड़ा सा समझ पाते हैं, ठीक है। बट ऐसा कुछ नहीं कि मेडिकल वाले नहीं कर सकते। अच्छा जी, तो ठीक है, अब बात आती है सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस इनका एवरीडे लाइफ में नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, क्योंकि सेम वही बात है, छोटा पार्टिकल बड़ा पार्टिकल जैसे हमने किया था डी ब्रॉगली रिलेशन में, ऐसा ही सेम यहाँ पे भी है। छोटे पार्टिकल के लिए तो वो एनर्जी सफिशिएंट है, लेकिन कोई एनर्जी ऑफ फोटोन जो आप हिट करवाना चाह रहे हो किसी बड़े पार्टिकल के लिए, वो उतनी सफिशिएंट नहीं है कि वो उसकी पोजीशन या वेलोसिटी को चेंज कर सके। तो कहने का मतलब ये है कि डी ब्रॉगली और ये दोनों का सिग्निफिकेंस सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए है, मैक्रोस्कोपिक के लिए नहीं है। छोटी छोटी चीज़ें उन पर हम अप्लाई कर सकते हैं, और जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, विशालकाय चीज़ें, उन पर हम अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। चलो जी, ये हो गया। अब क्या रह गया इसमें, कुछ नहीं। हाँ, एक इसका जो एप्लीकेशन है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में क्यों एग्जिस्ट नहीं कर सकता, एक वो है, और एक चीज़ है आपकी न्यूमेरिकल। बस दो चीज़ रह गई, छोटी सी चीज़ है, वो भी कवर अप कर लेते हैं। ज़्यादा बड़ी वीडियो मैं इसलिए नहीं बनाती क्योंकि मुझे पता है सब लोग बहुत बिजी हैं, हर कोई अपनी अपनी जगह पढ़ रहा है, जहाँ जैसे पढ़ रहा है, तो थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के आप एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो। इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के शूट करती हूँ ताकि आप लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो और थोड़ा थोड़ा ऐसे ही ग्रो करते रहो, ठीक है। चलो जी, अच्छा, तो जो डी ब्रॉगली और हेजनबर्ग प्रिंसिपल जब आया ना, तो इसकी वजह से जो आपका पिछला मॉडल था वो कैंसिल हो गया, एंड नया जो कॉन्सेप्ट है वो किसका है, प्रोबेबिलिटी का, जो हम इसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये मैंने जस्ट यहाँ मेंशन कर दिया, बट एक्चुअल में हम आगे ही पढ़ेंगे कंप्लीटली प्रॉपर तरीके से। अब बात आती है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में क्यों एग्जिस्ट नहीं कर सकता। उसका कारण देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है तो उसी दायरे में होगा ना जो न्यूक्लियस का डायमीटर है, या हम कहते हैं उतने दायरे में ही होगा, ठीक है जी। डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस 10⁻⁻15 मीटर, इसी रेंज में होगा, इसी ऑर्डर में होगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर अगर प्रेजेंट होना है तो हम क्या कह सकते हैं, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन क्या होनी चाहिए, 10⁻⁻15 मीटर। पोजीशन का मतलब क्या है, वो डिस्टेंस की बात कर रहे हैं ना, वो उतना ही होना चाहिए खाली, ठीक है। फॉर्मूले में आपने वैल्यू पुट की, ये कह रही थी मैं कि मोमेंटम को चेंज करते हैं ना, यही चीज थी वो। डेल्टा पी को हमने किया m डेल्टा v, तो वैल्यूज मैंने सारी पुट कर दी। डेल्टा v आप कैलकुलेट कर लोगे, सारी में क्या पुट करना है, ये सब एक साइड कर दिया हमने, प्लैंक्स कांस्टेंट 4 पाई डेल्टा m नहीं m जो भी है सारा कुछ, ठीक है। तो ये सब एक जगह वैल्यू पुट करने के बाद वैल्यू आई थिंक अब तक याद हो गई होगी कि प्लैंक्स कांस्टेंट की क्या वैल्यू है, पाई की वैल्यू, डेल्टा एक्स आपका क्या आएगा, जो हमने किया कि डायमीटर विद इन न्यूक्लियस के होना चाहिए उतना 10⁻⁻15 मीटर,
मास आपने इलेक्ट्रॉन का पुट किया, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की, कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर क्यों एग्जिस्ट नहीं कर सकता। सारा कुछ कैलकुलेट किया जब आपने, तो डेल्टा वी ये आया, ठीक है। अब यहाँ पे देखने वाली बात क्या है, ये देखो 10⁻10 वेलोसिटी ऑफ लाइट हम कहते हैं सबसे ज्यादा तेज है ना, 3 × 10⁸, तो उससे ज्यादा कोई वेलोसिटी एग्जिस्ट नहीं कर सकती, इसलिए इट इज नॉट पॉसिबल। यहाँ मैं कांटा मारने वाली थी, फिर हो सकता है कोई बच्चा ये सोच लेता है मैडम ने गलत किया है, कांटा सोच लेता वो, बट थैंक गॉड मैंने कांटा नहीं मारा। कांटे का मतलब ये था कि ये पॉसिबल नहीं है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करे, ठीक है। ओके देन जनता जनार्दन, अब हम करेंगे न्यूमेरिकल्स। हम नहीं करेंगे एक्चुअली, आप करोगे, जो कि मैं आपको एज होमवर्क हमेशा देती हूँ। चलो न्यूमेरिकल चेक कर लें। 2 क्वेश्चन दिए, ज़्यादा बड़े नहीं दिए, बहुत सिंपल से हैं। पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी ऑफ अ वैगन ऑफ, मास दिया हुआ है इसका 3000 kg और पोजीशन दी हुई है टू एन एक्यूरेसी ऑफ दिस मच। अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी निकालना है, सिंपल ही है, वैल्यू पुट करनी है, कर लेना भाई, बाकी मैं बताऊंगी अगली बार। दूसरा है एक गोल्फ बॉल है जिसका मास इतना है 40 ग्राम, ठीक है 40 ग्राम, हाँ 40 ग्राम, ओके। स्पीड इसकी इतनी है, और अगर स्पीड कैन बी मेजर्ड विद इन एक्यूरेसी ऑफ 2%, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान से देखना फिर पता लगेगा। कैलकुलेट अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन आपने निकालनी है, वेलोसिटी दी हुई है, वेलोसिटी दी है, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी नहीं दी है, तो थोड़ा सा ट्रिकी है एंड कैलकुलेट करना। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, सो जस्ट डू इट एंड राइट। बाकी हम मिलेंगे अगली बार। एंड यस गाइज, FB पेज एंड इंस्टा को, जितने भी हैंडल्स हैं आप उनको प्लीज़ फॉलो कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो वीडियोस को शेयर करो, एंड रेगुलरली जो कम्युनिटी पोस्ट एंड FB पेज पे क्वेश्चन डलता है उसको ट्राई करो, अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए और मुझे प्यार देने के लिए, क्योंकि मुझे प्यार एंड सपोर्ट आप दोगे तो ही बात बनेगी, है ना। एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती। एंड मैं पहले भी कह चुकी थी कि अगर मैं मेहनत कर रही हूँ तो यस, अपनी जनता के लिए, अपने व्यूअर्स के लिए, एंड उम्मीद करती हूँ कि व्यूअर्स उतना ही सपोर्ट, उतना ही प्यार और एफर्ट्स दिखाएंगे जितना कि मैं पूरी कोशिश करती हूँ, ठीक है। ओके देन, अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। अगला लेक्चर हमारा आएगा, किसका आएगा, +2 का, हाँ +2 में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी शायद आखिरी रह गई, आई थिंक यस, आखिरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो सॉल्यूशंस भी कंप्लीट हो जाएंगे जल्दी से जल्दी, 1 या 2 लेक्चर में। एंड देखते हैं फिर आगे क्या करेंगे। सो कीप अनरोलिंग द मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री विद माई सेल्फ लॉरिका। बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, बाय बाय।